हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमेरस। ये एक मोस्ट सीरियस फ्रैक्चर है चाइल्डहुड का। क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे फ्रैक्चर होता है? जो बच्चे हैं वो आउट स्ट्रेच हैंड पे फॉल कर जाते हैं। इनके दो तरह का फ्रैक्चर होता है, एक होता है एक्सटेंशन टाइप, एक होता है फ्लेक्शन टाइप। एक्सटेंशन टाइप, फ्लेक्शन टाइप, ज़्यादा कौन सा कॉमन पाया जाता है? एक्सटेंशन टाइप। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप है क्या? देखो, ये प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट है, ये डिस्टल फ्रेगमेंट है। जब ये डिस्टल फ्रेगमेंट बैकवर्ड जाता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट पोस्टीरियरली होता है, तो इसे एक्सटेंशन टाइप कहते हैं। और जब ये डिस्टल फ्रेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ एंटीरियर होता है, तो इसे फ्लेक्शन टाइप कहते हैं। जो ज़्यादा कॉमन है वो एक्सटेंशन टाइप है। इसीलिए हम मतलब जो आगे जितना भी पढ़ेंगे सब एक्सटेंशन टाइप के बारे में है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये रेडियोलॉजिकल भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है डिस्टल फ्रेगमेंट? जो डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ चला जाता है डिस्टल फ्रेगमेंट? ये मीडियल जा सकता है तो इसे बोलते हैं मीडियल शिफ्ट, ये लेटरल जा सकता है लेटरल शिफ्ट, ये प्रोक्सिमल जाएगा तो प्रोक्सिमल शिफ्ट। इसके अलावा मीडियल टिल्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे ये जो लेटरल व्यू है, इसमें कैसा कैसा हो सकता है। ये बैकवर्ड जा सकता है, मतलब कि डोर्सल शिफ्ट हो गया, प्रोक्सिमल शिफ्ट हो गया और डोर्सल टिल्ट हो गया। आगे कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं? बच्चा प्रेजेंट होगा, हिस्ट्री रहेगी फॉल की, इन्फ्लामेशन के साइन मिलेंगे जैसे पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी मिलेगी और इनएबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड एल्बो, मूव करने में दिक्कत आएगी। एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एग्जामिनेशन में देखो इन्फ्लामेशन वाले साइन मिलेंगे। उसके अलावा जो ओलिक्रोनोन प्रोसेस की जो टिप है वो प्रोमिनेंट मिलेगी। और जो मीडियल एपिकोंडाइल है, जो लेटरल एपिकोंडाइल है, जो ओलिक्रोनोन प्रोसेस है, तीनों की जो बोनी रिलेशनशिप होती है वो मेंटेन रहती है एज जैसा कि नॉर्मल एल्बो में होता है। उसके अलावा ये एक सीरियस फ्रैक्चर है, औरतों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है ये। तो ये जो फ्रैक्चर होता है इसमें ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है, रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, अल्नर नर्व की इंजरी हो सकती है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में हमें एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखा था ना, इसमें जो डिस्टल फ्रेगमेंट है उसका एपी व्यू में क्या मिलेगा हमें? मीडियल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, प्रोक्सिमल शिफ्ट, डोर्स और मीडियल टिल्ट। और जो लेटरल भी हो उसमें क्या मिलेगा? डोर्सल शिफ्ट मिलेगा, प्रोक्सिमल शिफ्ट मिलेगा और बैकवर्ड डोर्सल टिल्ट मिलेगा। हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? देखो, यदि ट्रीटमेंट सिंपल सा है, पहले हम देखेंगे कि जो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पल्सेशन देखेंगे कि देखो रेडियल आर्टरी में पल्स प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो पहले अभी हम वो क्वेश्च पढ़ रहे हैं जिसमें रेडियल आर्टरी में पल्सेशन है। तो यदि फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं हुआ है अपनी जगह से तो ये तो अच्छी बात है। हम इसमें पीओपी अप्लाई करेंगे फॉर 3 वीक और मोबिलाइज कर देंगे उसके बाद। अच्छा, यहाँ हमें पीओपी की स्लैब जो लगा रहे हैं वो कहाँ तक लगा रहे हैं? हमें अबव द एल्बो लगाना है, ध्यान रखना है, अबव द एल्बो। और जो एल्बो रहेगा वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में रहेगा। कितना? 90 डिग्री फ्लेक्शन में रहेगा। आगे हम देखेंगे कि अब फ्रैक्चर डिस्प्लेस है। हाँ, डिस्प्लेस है फ्रैक्चर। तो देखो, यदि फ्रैक्चर डिस्प्लेस है तो हम पहले उसका क्या करेंगे? क्लोज रिडक्शन करेंगे। कैसा? क्लोज रिडक्शन। हम क्लोज रिडक्शन करेंगे अगर इमेज इंटेंसिफायर है, अगर इमेज इंटेंसिफायर की फैसिलिटी है तो हम क्लोज रिडक्शन करते हैं। और तुरंत इमेज इंटेंसिफायर है तो हम परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन करते हैं, मतलब क्लोज रिडक्शन और परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन कर देते हैं। उसके अलावा फिर हम एक्सरे करेंगे आफ्टर 1 वीक। और फिर अपन एक्सरे में हम देखेंगे कि सही है तो पीओपी अप्लाई करेंगे फॉर 3 वीक और मोबिलाइजेशन शुरू कर देंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर इमेज इंटेंसिफायर अवेलेबल नहीं है तो हम क्लोज रिडक्शन अभी भी करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में हम क्लोज रिडक्शन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने क्लोज रिडक्शन कर दिया। अब एक्सरे देखो, अपन एक्सरे करके देखेंगे कि हमने जो रिडक्शन करा वो सही निकला। तो यदि एक्सरे एक तो होगा एक्सेप्टेबल है और एक्सरे अनएक्सेप्टेबल है, मतलब वो अच्छे से रिडक्शन नहीं हुआ, तो हमने क्या करा? अब तो खोलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। तो ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन कर दिया अपन ने के वायर के द्वारा और फिर मोबिलाइज कर देंगे आफ्टर 3 वीक।
अब रहेगा कि यार एक्सरे अच्छा है तो हम देखेंगे अभी तो अच्छा है, अभी रिडक्शन हो गया है, पर एक्सरे दोबारा करेंगे। एक्सरे करेंगे ऑन हम 7th डे पे देखें कि यार एक्सरे में हमने देखा कि रिडक्शन सही है, रिडक्शन मेंटेन रहा तो अच्छी बात है, हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे पीओपी फॉर 3 वीक और फिर मोबिलाइजेशन शुरू कर देंगे। अब ऐसा है कि हमने जो रिडक्शन करा था वो एक्सरे में दिखा आफ्टर 7th डे कि वो स्लिप हो गया, तो स्लिप हो गया तो अपने पास क्या ऑप्शन है, वही ऑप्शन है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद के वायर, और फिर हम मोबिलाइजेशन कर देंगे आफ्टर 3 वीक। आगे हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया। अब अपने पास क्या है कि अभी ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्सेस, रेडियल आर्टरी की पल्सेशन मान लो अब्सेंट है, तो अब्सेंट में हम क्या करेंगे, इमीडिएट क्लोज रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इमीडिएट क्लोज रिडक्शन करेंगे। क्लोज रिडक्शन करना, बाहर से अपन ने रिडक्शन करा, अब देखा कि देखो पल्स रिटर्न आई क्या विद इन 1 आवर, आ गई तो अच्छी बात है। हम मेंटेन करके रखेंगे स्लेब को फॉर 48 आवर तक हम स्लेब को अप्लाई करेंगे, और फिर जो प्रॉपर रिडक्शन करेंगे और ट्रीट करेंगे जो अदर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है उसी तरह। अब हम देखेंगे कि यार इमीडिएट क्लोज रिडक्शन करा पर पल्स रिटर्न नहीं हुई, तो हम देखेंगे कि कैपिलरी सर्कुलेशन गुड है कि नहीं। अगर बैड है तो हमें इंटरनल फिक्स करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा बेसल्स को, और इंटरनली फिक्स करना पड़ेगा फ्रैक्चर को। और यदि कैपिलरी सर्कुलेशन, ये पल्सेशन रिटर्न नहीं हुई लेकिन कैपिलरी पर सर्कुलेशन पुअर था, तो हमने कर दिया इसका एक्सप्लोर वेसल्स। और यदि कैपिलरी सर्कुलेशन ग्रो गुड है तो हम क्लोज ऑब्जर्व सुपरविजन में रखेंगे, जो हम स्लेब अप्लाई करेंगे। हम 48 आवर देख रहे थे, तो अब हम सुपरविजन करेंगे। अगर सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है तो कैरी करेंगे 1 की तरह, ए की तरह, और सर्कुलेशन डिटोरिएट कर रहा है तो हम बी की तरह इसे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है, एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर है। देखो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है अपनी 3 तरह से इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। इमीडिएट होती है जो कि एट ए टाइम ऑफ फ्रैक्चर हो सकती है, अर्ली होती है जो विद इन फर्स्ट 2 to 3 डेज होगी, और लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वीक टू मंथ आफ्टर द फ्रैक्चर। तो जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है। किससे, ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है, जो ये शार्प एज है ना, जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट की, इस शार्प एज से ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है। इंजरी इतनी हो सकती है कि हल्का सा प्रेशर भी लग सकता है या फिर वो पूरी डैमेज हो जाए। आगे अपन देखेंगे कि जो हम देखेंगे कि जो आर्टरी का ओक्लूजन हो जाता है, अफेक्टेड आर्टरी ओक्लूजन एट द एल्बो, ये डिफ़र करती है डिफरेंट केस के हिसाब से। अब क्या होता है कि ये रेडियल आर्टरी की, ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी होती है तो कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन का लॉस हो जाए तो इस्चेमिक डैमेज हो सकता है फॉर आर्म को। पर क्या होता है कि एल्बो में हमारे पास कोलेटरल होती है, तो कोलेटरल जो होगी तो इस्चेमिक डैमेज जो होता है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म में बी सफरिंग फ्रॉम इस्चेमिक डैमेज लीडिंग टू बोल्कमैन इस्चीमिया। तो सिंपल सा हम ये समझते हैं कि क्या होता है कि आर्टरी का डैमेज होगा, ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें इतना अधिक डैमेज भी हो सकता है कि पूरी इस्चीमिया हो जाएगा आर्म में, फोरआर्म में, हैंड में। और या फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर क्या कोलेटरल होगी, तो कोलेटरल होती है अराउंड द एल्बो, उससे क्या रहेगा कि हैंड अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। बट क्या होता है कि फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोरआर्म सफ़र कर सकती है इस्चेमिक डैमेज से। और अभी मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ी देर में, अभी इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अभी इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। इंजरी हो सकती है नर्व की, जैसे मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है, रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है, साफ लिखा है मीडियन नर्व अफेक्टेड होती है मोस्ट कॉमनली। आगे अर्ली कॉम्प्लिकेशन में तो हमने इमीडिएट में क्या पढ़ा, नर्व की इंजरी या फिर आर्टरी की इंजरी। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, बोल्कमैन इस्चीमिया हो सकता है। बोल्कमैन इस्चीमिया क्या है, तो हमने देखा कि प्रोक्सिमल जो फ्रेगमेंट है उससे आर्टरी डैमेज होगी। अभी ये बोल्कमैन इस्चीमिया क्या होता है कि क्योंकि इस्चीमिया हमने देखा कि यहाँ पर जो है कोलेटरल होती है इसलिए हैंड तो अलाइव रहता है, बट क्या होता है कि जो मसल सप्लाई होती है एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी से, ये ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, तो एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी जो है
वो जो सप्लाई करती है वो मेन किस मसल को करती है, ये जो होती है एंड आर्टरी होती है। तो एंड आर्टरी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि एंड आर्टरी है, अगर इसका डैमेज होगा तो कोई कोलेट्रल नहीं है इसका मतलब है। तो कौन सी मसल इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हो जाती है, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो ये डैमेज हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो एंड आर्टरी होती है इसमें इसकी ब्रांच एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी, तो ये ब्रांच होती है रेडियल की। तो इससे क्या होगा कि अफेक्ट हो जाता है, कौन सी मसल मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि इसमें बोल्कमैन इस्चीमिया हुआ है बच्चे में। देखो बोल्कमैन इस्चीमिया की डायग्नोसिस अपने को क्या मिलेगी, अब बोल्कमैन इस्चीमिया और क्या होता है कि इसमें इस्चीमिया होता है। तो इस्चीमिया की वजह से क्या होता है, जो हमारे एडिमा होगा मतलब फ्लूइड जो होगा वो बाहर आने लगेगा। तो क्या होगा मसल का और ये जो फ्लूइड बाहर आएगा वेसल से, ये फिर क्या करेगा, जो आर्टरी दूसरी आर्टरी होंगी उन्हें ये कंप्रेस करेगा, तो और इस्चीमिया होता जाएगा। तो ऐसा ये विशियस साइकिल चलता जाएगा। तो क्या होगा कि द मसल इस्चीमिया लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर बोल्कमैन इस्चीमिया हुआ तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। हमें इसकी ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस बनाएं। तो इसमें क्या होगा कि जो फोर आर्म की जो मसल है वो वहाँ पर फोर आर्म में क्या होगा, सीवियर पेन होगा बच्चे को और अनेबल टू मूव हर फिंगर, वह अपनी फिंगर को मूव नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ हमें जानते हैं कि जो इस्चमिक पेन होता है वो मोर सीवियर होता है पेन ड्यू टू फ्रैक्चर, तो इसमें ज़्यादा पेन होता है। और पता है जितना जो एनाल्जेसिक का डोज होता है उससे ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ए चाइल्ड नीडेड मोर देन यूजुअल ऑफ एनाल्जेसिक। उसके अलावा क्या हो सकता है कि हम यदि उसकी स्ट्रेच पेन होता है, द चाइल्ड कंप्लेन ऑफ पेन इन द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म वेन द फिंगर आर पैसिवली एक्सप्रेस। जैसे हम पैसिवली उसे मूव करेंगे फिंगर को तो उसे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नमनेस होगी ओवर द फिंगर हो सकती है। आगे अगर अपन देखें टेंडरनेस मिलेगी अपने को फोर आर्म में, तो हमने क्या देखा कि फोर आर्म यदि है तो उसमें पेन मिल रहा है, उसमें टेंडरनेस मिल रहा है। उसके अलावा बच्चे की जो फिंगर है उसको हम पैसिवली वो मूव नहीं कर पा रहा है, जब हम पैसिवली उसे मूव करेंगे तो उसे पेन होगा। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये एक इमरजेंसी है, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, जो स्प्लिंट यदि कोई अप्लाई है उस पर या कोई बैंडेज अप्लाई है उन्हें रिमूव कर देंगे। दूसरा बच्चे को फोर आर्म को हम क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे और चाइल्ड को इनकरेज करेंगे कि चाइल्ड अपनी फिंगर को मूव करता रहे। और उन्होंने लिखा है कि अगर अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है विद इन 2 आवर तो अर्जेंट डिकम्प्रेशन करते हैं टाइट कंपार्टमेंट का, कैसे, फेसियोटोमी कर देंगे, उसे हम फेसियोटोमी कर देंगे, कट कर देंगे, तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जो फीचर है वो रिलीज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं लेट कॉम्प्लिकेशन। देखो लेट कॉम्प्लिकेशन में अपनी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, 3 कॉम्प्लिकेशन है। एक तो हो जाएगा माल यूनियन, दूसरा हो जाएगा अपना मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, तीसरा हो जाएगा बोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो जो माल यूनियन है, शब्द ही है कि माल यूनियन मतलब वो जुड़ा तो पर वो सही जुड़ा नहीं है, और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की। क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें क्या होगा, तो ये गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी हो जाएगी। गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी जिसे बोलते हैं क्यूबिटस वेरस डिफॉर्मिटी हो जाएगी, है ना। तो ये अपने को दिख ही रहा इसमें, सही है। आगे इसमें वैसे तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कॉस्मेटिक रीज़न होता है क्योंकि इसमें मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर रहता है। अगर इसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसमें फ्रेंच ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं। आगे जाएगा मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, नाम ही बता रहा है इसमें क्या ओसिफिकेशन हो जाता है मसल्स में, है ना। तो यहाँ एक्टोपिक न्यूबॉर्न फॉर्मेशन हो जाती है अराउंड द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट के अराउंड क्या बन गई, अपनी बोन बन गई। तो बोन होगी तो फिर क्या होगा, स्टिफनेस होगा, मूवमेंट सही से नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि मसाज करी फॉलोइंग द इंजरी सो कॉमनली जो मसाज करते हैं उसकी वजह से ये होता है फ्रैक्चर के बाद। आगे हम देखेंगे
कि अगर इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो पार्ट बना है उसको हम एक्सरसाइज कर देंगे, जो बोन बनी है उसे हटा देंगे। आगे हम देखते हैं बोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। बोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अभी हमने देखा था कि बोल्कमैन इस्चीमिया हुआ, उसका आगे का ही रूप है बोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इस्चीमिया होगी तो क्या हो जाएगा? मसल ग्रेजुअली क्या रिप्लेस हो जाएगी फाइब्रस टिश्यू से, जिससे क्या होगा, फाइबर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और क्या होगा कि जो रिस्ट और जो रिस्ट एंड फिंगर कहाँ चली जाएगी? फ्लेक्शन में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, मसल की एट्रोफी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेरिफेरल नर्व भी अफेक्ट हो सकती है। अब इसमें क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे? हमने बोला अभी इसमें क्या हो जाता है कि मसल में सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, इसकी एट्रोफी में चली गई मसल, तो जिससे मार्क एट्रोफी हो जाती है फोरआर्म में। पहली चीज़, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी विथ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट और फिंगर, फ्लेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम अगर यहाँ पर एक नियम रहता है, क्या अपना क्या रहता है, यहाँ एक साइन मिलता है जिसे बोल्कमैन साइन बोलते हैं। ये साइन क्या है कि अगर हम इस डायग्राम में दिख रहा है कि अगर हमें फिंगर को एक्सटेंड करना है फुल्ली तो रिस्ट हमेशा फ्लेक्स होना चाहिए, और जब हम रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे तो फिंगर अपने आप फ्लेक्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कौन शॉर्ट हो गया है, शॉर्टन हो गया है फ्लेक्शन मसल के टेंडन, इसलिए ये हमें साइन मिलता है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि यहाँ एट्रोफी हो जाती है मसल की। उसके अलावा यहाँ जो स्किन होती है फोरआर्म की वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है। यहाँ के नेल भी एट्रोफिक चेंज शो करते हैं। आगे इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसमें क्या करेंगे हम, माइल्ड डिफॉर्मिटी को ट्रीट करते हैं हम खुद ही पेसिव, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसे पेसिवली हम स्ट्रेच कर देंगे। कैसे? हम बोल्कमैन स्प्लिंट अप्लाई कर देंगे, पेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड मसल बाय अप्लाइंग बोल्कमैन स्प्लिंट। अगर मॉडरेट डिफॉर्मिटी है तो हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन, और सीवियर डिफॉर्मिटी है तो हम क्या करते हैं, बोन ऑपरेशन करते हैं, सच एज शॉर्टनिंग ऑफ द फोरआर्म बोन। अगर मसल छोटी हो गई तो बोन को छोटा कर दिए, शॉर्टनिंग ऑफ द बोन, फोरआर्म बोन, कार्पल बोन को एक्सरसाइज कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं सीवियर केसेस में। तो ये हमने सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर कंप्लीट करा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है ऑर्थोपेडिक में। थैंक यू।